फ़िदाए जान किस नंबर 16। सुल्तान प्लीज़ आंखें खोलें ना प्लीज़। अमशाल उनके बेजान हाथों को फटी आंखों से देख रही थी कि तभी उसे अपनी सांसें बंद होती हुई महसूस हुई तो वो होश में आती तेज़ी से आगे बढ़ी और उनके सीने पर सर रख कर रोती हुई बोली, अगर आप भी चले गए तो मैं अकेली हो जाऊंगी। प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाइए प्लीज़। वो उनके सीने से लगकर अपनी आंखें मूंदे हुए थी। तभी नर्स ने उसे उनसे दूर किया तो वो आंखें खोलकर उस नर्स को बुरी तरह से घूरने लगी। उसके घूरने पर नर्स सख्त घबराकर पीछे हुई। मैम आप इन्हें तकलीफ़ दे रही हैं, इस तरह करके प्लीज़ आप बाहर चले जाएं। नर्स उसे पकड़कर बाहर की जानिब ले जाने के लिए मुड़ी तो अमशाल गुस्से से नर्स से दूर हुई और सुल्तान के पास जाकर बोली, नहीं मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, मुझे अपने सुल्तान के पास रहना है। बल्कि तुम एक काम करो, मुझे ऐसी दवा ला कर दो जिससे मैं भी सुल्तान के पास चली जाऊँ। मैं उनके बगैर जीकर क्या करूँगी? उनके बगैर रहकर मैं वैसे भी मर जाऊँगी। इससे बेहतर है मैं उनके साथ यहाँ इस दुनिया से रुखसत हो जाऊँ। अमशाल ने दीवानगी से उस नर्स को कंधों से पकड़कर रोते हुए कहा, ये आप क्या कह रही हैं मैम? नर्स आंखें फाड़ कर उसे घूरने लगी, जो दीवानी बनी अपने शौहर की जुदाई का सोचकर तड़प रही थी। तुम मुझसे सवाल क्यों पूछ रही हो? मैंने कहा मुझे कोई दवाई ला कर दो, मुझे ज़िंदा नहीं रहना, मुझे भी अपने सुल्तान के पास जाना है। अमशाल नर्स को खड़ा देख कर मुश्तैल होकर चीखती हुई बोली, मैम प्लीज़ आप खुद को संभालें। नर्स उसकी हालत पर अफसोस से उसे देखती हुई आगे बढ़ी और उसे कंधों से पकड़कर बोली, तो तुम मुझे दवाई नहीं दोगी? हाँ ठीक है, मैं खुद कुछ करती हूँ। अमशाल नर्स को दूर करती अपनी सुर्ख आंखों से उसे देखती हुई कहती, रूम में कुछ ढूंढने लगी। नर्स उसे कुछ ढूंढता हुआ देखकर डर कर उसे देखने लगी। अमशाल जो पूरे रूम में कुछ ढूंढ रही थी, उसकी तलाश सामने रखे मेडिकल किट पर पड़ी तो वह तेज़ी से उसे जाने पड़ी। उस मेडिकल किट से उसने एक छोटी सी चाकू निकाल कर अपनी आंखें बंद करके उस चाकू को अपनी कलाई पर रखा। इससे पहले कि वह अपनी नस काट लेती, तभी किसी ने उसकी कलाई को मजबूती से पकड़ा। आर यू मैड? तुम पागल हो गई हो? अगर तुम्हें सच में कुछ हो जाता तो तुमने सोचे समझे बगैर ये कदम उठाया। मेरे बारे में सोचा भी नहीं कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। तुम अगर मुझे छोड़कर चली जाती ना तो मैं मर जाता। अमशाल जो आंखें सख्ती से बंद किए चाकू पकड़े हुए थी कि अपनी नाजुक गर्दन और कान के बेहद करीब किसी की सांसों की गर्मी को महसूस करके झट से अपनी आंखें खोलकर अपने पास बेहद करीब खड़े शख्स को फटी आंखों से देखने लगी। सुल्तान आप? अमशाल उन्हें अपने बेहद करीब देखकर नम आंखों से उन्हें देखती हुई हकला के बोली, हाँ मैं तुम्हारा सुल्तान। कैसा लगा तुम्हें छोटी दुनिया ये मेरा सरप्राइज़? सुल्तान आलम शाह ने शरारत से उसकी छोटी सी नाक को जो रोने की वजह से सुर्ख हो गई थी हल्के से दबाते हुए कहा, सरप्राइज़? अमशाल उनकी शरीर नज़रों और लफ्ज़ों को ना समझकर उन्हें मुंह खोलकर देखती हुई बोली, हाँ सरप्राइज़, ये सब मेरा प्लान था क्योंकि मुझे सिर्फ हल्की चोट लगी थी। मेरी कलाई का नस नहीं कटा था, अगर कट जाता तो मैं बेहोश हो जाता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और राकम जब मुझे यहाँ लाया था मैं उस वक्त भी होश में था, और उस वक्त भी होश में था जब तुम रोते हुए अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी। उसी लम्हे मुझे एक शरारत सूझी तो मैंने इस पर अमल किया। घर से हॉस्पिटल तक जो भी हो रहा है ये सब मेरा ड्रामा था, मेरी छोटी दुनिया, और मेरे इस ड्रामे में मेरा साथ राकिम और डॉक्टर ने दिया। बाकी घर वालों को मेरी इस शरारत के बारे में पता नहीं है डार्लिंग। मैं सिर्फ तुम्हारे मुंह से बार बार अपने लिए मोहब्बत का इजहार सुनना चाहता था, इसलिए मैंने ये ड्रामा मुसलसल किया। जानो, एक बार फिर से इजहार करो ना। मेरे कान फिर से तुम्हारे इन गुलाब जैसे नर्म और नाजुक लबों से मोहब्बत भरे खूबसूरत लफ्ज़ सुनने के लिए बेताब हो रहे हैं। सुल्तान आलम शाह आंखों में चमक लिए हुए बोले, अच्छा आपको इजहार सुनना है? मिशाल उनकी बात पर उन्हें घूरती हुई देख कर बोली, हाँ जाने मन। सुल्तान आलम शाह ने उसके करीब आकर उसे अपने करीब करके सीने से लगाते हुए उसके सर पर अपने होंठ रखकर गंभीर आवाज़ में कहा, आई हेट यू। अमशाल ने गुस्से से उनके कंधे पर हाथ मारते हुए कहा, आई लव यू जाना। सुल्तान आलम शाह उसकी बात पर बदले में मोहब्बत से बोलते हुए उसे दूर करके उसके गालों पर हाथ रखकर नरमी से अपने होंठ उसके नरम कोमल होंठों पर रखकर उसकी खूबसूरत होंठों पर बोसा देकर दूर हो गए। दूर रहिए आप, मैं आपसे नाराज़ हूँ। अमशाल उनकी गुस्ताखी पर उन्हें घूरती हुई उनसे दूर होकर गुस्से से बोली, ये तो अब नामुमकिन है जानम। सुल्तान आलम शाह ने गंभीर आवाज़ में कहकर उसे अपने करीब खींचा और उसके ऊपर झुके। उन्हें अपने ऊपर झुकता हुआ देखकर अमशाल ने उन्हें धक्का दिया
और उनकी जानिब देखे बगैर भागती हुई रूम से बाहर निकली। इस हरकत पर वो उनसे सच में नाराज़ हो गई थी। इस वक्त वो उनसे दूर रहना चाहती थी, क्योंकि इस वक्त वो सख्त गुस्से में थी। वो उन पर अपना गुस्सा बिल्कुल भी नहीं निकालना चाहती थी। यहाँ आओ लड़की, मुझे बार बार अपना सवाल दोहराना पसंद नहीं है। एजेंट वन अपनी सुर्ख आंखों से उसे देखते हुए उंगली के इशारे से उसे अपने करीब बुलाने लगा। पाकी उसकी कमर पर लगे रिवॉल्वर को देखकर डरती हुई पीछे हटी। नहीं, मैं नहीं आऊँगी। हिरोजी, मुझे पता है, आप मुझे मार देंगे। खौफज़दा नज़रों से रिवॉल्वर पर नज़रें जमाए वो उससे डरती हुई बोली। शट अप, तुम बच्ची नहीं हो जो इस तरह रिएक्ट कर रही हो। शराफत से यहाँ मेरे पास आओ, वरना मैं इससे तुम्हारे इस आलीशान घर को उड़ा दूंगा। उसे पीछे हटता हुआ देखकर एजेंट वन ने एक दस्ती बम निकाल कर सामने टेबल पर रखते हुए खून आशाम नज़रों से उसे देखते हुए सर्द लहजे में कहा। पाकी टेबल पर बम देखकर रोनी सूरत बनाकर एजेंट वन को देखती हुई अपना सर नफ़ी में हिलाने लगी। नहीं हीरो जी, ऐसा मत करें, मैं आ रही हूँ। ज़ोर ज़ोर से सर नफ़ी में हिलाती हुई वो बोल रही थी। एजेंट वन उसकी बात पर गुस्से से उसे घूरने लगा। गुड गर्ल, इसी तरह मेरी बातें मानती रहा करोगी ना, तो बदले में मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा। एजेंट वन उसे डर कर मानते हुए देखकर लबों पर मुस्कुराहट सजाकर बोला। पाकी जो डरती हुई उसके करीब आकर सोफे पर बैठकर उसके जिस्म में लगी गोली को शर्म से सुर्ख होते चेहरे के साथ अपने लरसते हाथों को उसके सीने पर रखकर टटोलने लगी। उसकी नज़रें दूसरी तरफ होने की वजह से वो उसके वजूद को नहीं देख पा रही थी। इसी वजह से उसको गोली ढूंढने में बहुत मुश्किल पेश आ रही थी। लेकिन जब उसे अपने हाथ नम महसूस हुए तो उसने शर्म से सुर्ख होती अपनी नम आंखों को उस जानिब किया, तो उसे उसकी कमर से खून बहता हुआ नजर आया, जिसे देखकर वो नज़रें एजेंट वन के चेहरे की जानिब बढ़ाकर उसे देखने लगी, जो गौर से उसके चेहरे को ही देख रहा था। उसके अपनी जानिब देखने पर वो अपनी नज़रें तेज़ी से हटाकर दूसरी तरफ देखने लगा। हीरो जी, आपको गोली कहाँ लगी है? उसकी कमर पर सिर्फ खरोच के निशान को देखकर वो हैरत से उसे देखती हुई बोली। तुम अंधी हो क्या? ये देखो, यहाँ लगी है। एजेंट वन ने गुस्सीली निगाहों से उसे घूरते हुए अपना हाथ अपनी कमर की जानिब करके उसे इशारा करते हुए बोला। हीरो जी, यहाँ तक कोई गोली लगने का निशान नहीं है, सिर्फ खरोच है यहाँ। पाकी ने उसकी कमर पर जहाँ खरोच का निशान बना हुआ था अपना हाथ रखते हुए उस निशान पर जोर देते हुए कहा। एजेंट वन उसके ज़ोर से दबाने पर चीख उठा। आ लड़की, मारोगी क्या मुझे? वो कराहते हुए चीख कर बोला। पाकी उसके कराने पर डर कर पीछे हटी। ओह सॉरी हीरो जी, आपको दर्द तो नहीं हुआ? वो उसे चीखता हुआ देखकर सख्त परेशानी से उसके सुर्ख चेहरे की तरफ देखती हुई बोली। दर्द देकर कहती हो कि मुझे दर्द तो नहीं हो रहा है? आखिर तुम हो क्या? एजेंट वन उसकी बात पर उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरते हुए बोला। मैं मैं एक क्यूट सी लड़की हूँ। पाकी ने मासूमियत से आंखें फड़फड़ाते हुए जवाब दिया। तुम और क्यूट? एजेंट वन ने घूर कर उसे देखते हुए कहा। देखिए, इससे पहले कि वो कुछ बोलती, एजेंट वन ने आगे बढ़कर उसके लबों पर हाथ रखकर उसे खामोश करवा दिया। अगर मेरे बारे में किसी को बताया तो मैं वापस आकर तुम्हारी जान ले लूँगा। किसी के कदमों की आवाज़ सुनकर वो उसे धमकी भरी निगाहों से देखता उसे बेड पर धकेल कर खिड़की की तरफ बढ़ा और देखते ही देखते वहाँ से निकलकर गायब हो गया। यार, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी डिश ऑर्डर करूं। यहाँ तो सभी डिशेस मेरी फेवरेट हैं। मेरा तो दिल सब डिशेस को ऑर्डर करने का चाह रहा है, लेकिन अगर ज़्यादा पैसे निकाले कार्ड से तो उस ड्रैकुला को पता चल जाएगा कि हम लोग इस वक्त घर से बाहर हैं। यार, तुम लोग ही कुछ ऑर्डर करो। सालार राजपूत के मुंह में मेन्यू कार्ड में तरह तरह की डिशेस देखकर पानी आने लगा, तो वो अपने ऊपर उन दोनों की नज़रों को देखकर घबराते हुए जल्दी से मेन्यू कार्ड शावीर की तरफ बढ़ाते हुए बोला। मेरे भाई, इस वक्त मुझे खाने से ज़्यादा एक हसीना की ज़रूरत है। किताबी कीड़े, तुम कुछ ऑर्डर करो, मैं अभी उस हसीना का नंबर लेकर आता हूँ। अगर ये पिट गई तो तुम्हारे भाई की 1000 गर्ल फ्रेंड्स वाली ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। शावी राजपूत की नज़रें सामने से आती एक हसीना पर पड़ी, तो वो अपनी जगह से उठा और समीर राजपूत से कहता हुआ उस हसीना के पीछे भागा। उफ, ये ठरकी इंसान कभी नहीं सुधरेगा, सालार राजपूत ने अपने जड़वां भाई को घूरते हुए कहा, जो उस हसीना के पीछे किसी परवाने की तरह भाग रहा था। एक्सक्यूज़ मी,
दूसरी तरफ शावी राजपूत उस हसीना के पास जाकर सीना चौड़ा करके खड़ा हुआ और बोला, यस। लड़की जो एक टेबल पर बैठी जूस के सिप ले रही थी, अपने सामने एक हैंडसम छोटे से लड़के को खड़ा देखकर मुस्कुराकर बोली, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ ब्यूटीफुल लेडी? शावी राजपूत ने अपनी आवाज़ को भारी करते हुए कहा। श्योर, लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा तो शावी राजपूत इजाज़त मिलते ही कुर्सी लड़की के बेहद करीब करके बैठ गया। ब्यूटीफुल लेडी, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? शावी राजपूत उसी भारी आवाज़ में उस हसीना से उसका नाम पूछने लगा। यस ऑफ कोर्स, क्यों नहीं? हसीना ने दिलफरेब मुस्कुराहट लबों पर सजाते हुए कहा। ओह थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल लेडी। तो आप अब बताइए ना अपना खूबसूरत नाम, मेरे कान सुनने के लिए तरस रहे हैं। शावी राजपूत ने गहरी सांस लेते हुए भारी गंभीर आवाज़ में कहा। ओके डार्लिंग, माय नेम इज़ माया एंड व्हाट्स योर नेम? हसीना ने एक अदा से अपने बाल पीछे झटकते हुए कहा। हाँ, ब्यूटीफुल नेम, शावी राजपूत ने मुस्कुरा कर कहा। वो हसीना जो कुर्सी पर बैठी थी अचानक से अपनी जगह से उठी तो उसे उठता हुआ देखकर शावी राजपूत भी अपनी जगह से उठा। ओके डार्लिंग, अब मैं चलती हूँ, हसीना ने दिलफरेब लहजे में कहकर अपने कदम रेस्टोरेंट से बाहर की जानिब बढ़ाए तो शावी राजपूत साथ साथ चलने लगा। उसे अपने साथ चलता हुआ देखकर उस हसीना के चेहरे पर हवाएं उड़ने लगीं। एक्सक्यूज़ मी ब्यूटीफुल लेडी, क्या मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूँ? शावी राजपूत ने उस हसीना को ये ऑफ़र किया। क्यों? हसीना उसके ऑफ़र पर उसे तिरछी निगाहों से देखती हुई बोली, क्योंकि मेरे बिग ब्रदर कहा करते हैं कि किसी भी लड़की को अकेले रात 12 बजे सड़क पर नहीं घूमना चाहिए, स्पेशली रेस्टोरेंट से तो बिल्कुल भी नहीं। शावी राजपूत ने अपने सिल्की बालों पर हाथ फेरते हुए कहा। तो इतने शराफत है आप में, हसीना ने तंजिया लहजे में कहा। मुझ में नहीं, मेरे बिग ब्रदर में। तो फिर क्या मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूँ? शावी राजपूत ने खिसियानी हंसी हंसते हुए कहा। नो थैंक्स, मेरा घर यहीं करीब है, उस हसीना ने झट से कहा और अपने कदम रेस्टोरेंट के डोर से बाहर निकालने लगी। लेकिन शावीर के आगे आने पर वो ठहर कर उसे देखने लगी। कोई बात नहीं, मैं भी इतना चल सकता हूँ, क्योंकि ठरक लोगों का कोई भरोसा नहीं है। अगर किसी ठरकी इंसान ने आपको देखकर आपका रास्ता रोक दिया ना, तो ना बाबा ना, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। शावी राजपूत ऐसे फिक्र कर रहा था जैसे वो राह चलती हसीना उसकी बीवी हो, जबकि वो हसीना उसकी बात पर मुंह खोले उसे देख रही थी। तभी पीछे से शावी राजपूत को किसी ने गर्दन से पकड़ा तो वह सख्त हड़बड़ाकर पीछे मुड़ा तो अपने सामने खड़े शख्स को देखकर वो सांस लेना भूल गया, क्योंकि सामने ज़ीरोन राजपूत खड़ा उसे अपनी गज़बनाक नज़रों से घूर रहा था, जबकि वो हसीना सामने इतने हैंडसम शख्स को देखकर पत्थर की मूरत बन गई। इस वक्त वो तीनों डर के मारे सर झुकाकर सामने खड़े थे और ज़ीरोन सोफे पर टांग चढ़ाए बैठा उन्हें सख्त गुस्से से घूर रहा था। वो उन्हें रात के 12 बजे रेस्टोरेंट में देखकर वहाँ उनकी क्लास लेने के बाद अब उनके रूम में बैठा उनकी क्लास ले रहा था। सज्जल और पाकी, जो ज़ीरोन भाई को गुस्से से उन तीनों को घर में लाते हुए देख चुकी थी, वो दोनों भी उनके पीछे उन तीनों के रूम में दाखिल हुई थी और अब उन तीनों की क्लास लगते हुए एंजॉय कर रही थी। मैंने मना किया था ना तुम तीनों को घर से बाहर निकलने से, तो फिर तुम तीनों क्यों निकले बाहर? हाँ, जवाब दो मुझे। संजीदगी से उन तीनों की जानिब देखते हुए ज़ीरोन राजपूत ने सख्त लहजे में पूछा। वो भाई, हमें सख्त भूख लगी थी और उस वक्त खाना तैयार नहीं था, तो इसीलिए हम रेस्टोरेंट में अपनी मनपसंद खाना खाने गए थे, शावी राजपूत ने हकलाते हुए कहा। खाना खाने गए थे या अपनी ठरक मिटाने? उसकी बात पर ज़ीरोन ने उसे तीखी नज़रों से घूरते हुए कहा। बिग ब्रदर, ठरक मिटाने ये गया था, हम तो अपनी भूख मिटाने गए थे, सालार राजपूत ने सख्त डरते हुए कहा। जिस भी इरादे से गए थे तुम लोग, मगर तुम्हें इस चीज़ के लिए मैं सज़ा ज़रूर दूंगा, क्योंकि आज अगर सज़ा नहीं दी तो तुम लोग रोज़ यही हरकतें करोगे। आज से घर के सारे काम तुम तीनों करोगे। पाकी और सजल, तुम दोनों मेरे पीछे आना ज़रा, ज़ीरोन राजपूत कटीले लहजे में कहकर अपनी जगह से उठा और आखिर में पाकी सजल की जानिब देखते हुए बोला। पाकी और सजल ज़ीरोन के बुलाने पर दोनों तेज़ी से उसके पीछे बढ़े, जो दरवाजे से बाहर निकल चुका था। वो दोनों उसे अपने रूम की जानिब बढ़ते हुए देखकर तेज़ी से उसके करीब पहुंचे, तो उन दोनों के करीब आते ही उसने उन दोनों को उन तीनों पर नज़र रखने का कहकर अपने रूम का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया। अब आएगा मज़ा,
پاکی اور سجل زیرون راجپوت کے روم کا دروازہ بند کرنے کے بعد پیچھے مڑ کر ان تینوں کے روم کی جانب دیکھتی ہوئی بولی، یہ لو ہمارے کیوٹ سے نیو میڈی بوائز۔ پاکی اور سجل ہاتھ میں 3 بیگ پکڑے جب ان کے بڑے سے بیڈ روم میں داخل ہوئی تو پاکی نے سجل کے ہاتھ سے بیگ لیتے ہوئے ان کی جانب بڑھاتے ہوئے شرارت سے کہا، یہ کیا ہے؟ ان تینوں نے شک کی نظروں سے پہلے بیگ پھر ان دونوں کی جانب دیکھتے ہوئے یک زبان ہو کر پوچھا، تم تینوں کے یونیفارم جو بھائی نے خاص تم لوگوں کے لیے منگوائے ہیں۔ پاکی نے شریر نظروں سے ان تینوں کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، یہ یونیفارم بھائی نے نہیں، ضرور اس پھول جھڑی نے منگوائے ہوں گے ہمارا مذاق اڑانے کے لیے۔ بھائیو، اس پھول جھڑی پر بالکل بھی یقین مت کرنا۔ شاویر راجپوت جو اس کی رگ رگ سے واقف تھا، اس نے تیکھے چتونوں سے اسے گھورتے ہوئے کہا، تم نے یقین نہیں کرنا تو نہ کرو، مجھے کیا، لیکن میری بات تم اس وقت ضرور سمجھو گے جب تم لوگوں کو بھائی ان برانڈڈ کپڑوں میں اپنے روم میں صفائی کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ تب تم لوگوں کی پھر سے کلاس لے گا نا، تب تم اچھے سے سمجھ جاؤ گے اور پچھتاؤ گے بھی کہ کیوں میں نے اپنی بہن کی بات نہیں مانی۔ پاکی نے منہ بناتے ہوئے کہا تو کلاس کا سن کر تینوں ڈرتے ہوئے آگے بڑھے اور اس کے ہاتھ سے بیگ پکڑ کر روم سے باہر نکلے۔ انہیں اس طرح کرتے ہوئے دیکھ کر سجل اور پاکی شرارت سے مسکرانے لگیں۔ اب کچھ اور بھی رہتا ہے وہ بھی ہمیں بتاؤ، ہم وہ بھی کر لیں گے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ تینوں لڑکے روم میں داخل ہوئے تو جاپنیز میٹ کے سیاہ کاسٹیوم میں ملبوس شرم سے سر جھکا کر ان کے سامنے کھڑے ہو کر یک زبان ہو کر بولے، ہاں، ایک چیز ابھی کرنا باقی ہے۔ پاکی نے شرارت سے اپنی زبان دانتوں تلے دباتے ہوئے کہا، وہ کیا؟ تینوں نے سر اٹھا کر یک زبان ہو کر پوچھا، سیلفی۔ تو ان کے پوچھنے پر پاکی نے اپنی جیب سے شاویر راجپوت کا مہنگا سیل فون نکال کر ان کے قریب آ کر شرارت سے کہا، یہ تو میرا سیل ہے۔ اس کے ہاتھ میں اپنا مہنگا سیل فون دیکھ کر شاویر راجپوت نے ہکلاتے ہوئے کہا، ہاں میرے بھائی، یہ سیل فون تمہارا ہی ہے اور یہ سیلفی میں نے صرف اسپیشلی تمہارے فیس بک پروفائل پر لگانے کے لیے لی ہے۔ ہاں ہاں، سچ میں تم لوگ بے وقوف ہو، میں نے تم لوگوں کو اتنے آرام سے بے وقوف بنا لیا اور تم لوگ بن بھی گئے۔ ہاں ہاں ہاں، تم لوگ کتنے بے وقوف ہو، تمہیں لگتا ہے اس طرح کے کپڑے بھائی منگوائیں گے اپنے بھائیوں کے لیے؟ تم لوگ بھی حد کرتے ہو یار۔ پاکی نے شاویر راجپوت کے سیل فون سے سیلفی لینے کے بعد فیس بک کھول کر وہ سیلفی اس کی آئی ڈی کے پروفائل پر لگاتے ہوئے کہا، اس کی پروفائل ڈی پی لگانے کا سن کر شاویر راجپوت کی سانسیں تھمنے لگی۔ وہ چیختے ہوئے پاکی کی طرف بھاگا، لیکن وہ اسے منہ چڑھا کر ان کے روم سے باہر نکلی، جبکہ وہ ان میڈ کاسٹیوم کی وجہ سے شرم کے مارے باہر نہیں نکل سکا۔ مزید اقساط کے لیے اور مزید اچھے ناول سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔